आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा मॉडल नंबर 2। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स बनाए हुए हैं मॉडल नंबर 1 के, जो मॉडल नंबर 1 के 3 डिफरेंट मॉड्यूलर्स के ऊपर हमने बात की हुई थी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे मॉडल नंबर 2 के ऊपर। मॉडल नंबर 2 बाकी के मॉडल नंबर 1 से डिफरेंस क्या है उसकी पहले हम मेन बात करते हैं। तो बाकी मॉडल्स से मॉडल नंबर 2 एक ही जगह पे डिफरेंट होता है, वो है उसका कि भाई यहाँ पे जो शॉर्टेज होती है वो क्या की जाती है, अलाउड की जाती है। मतलब कि आपके प्रोडक्शन के अंदर शॉर्टेज हो सकती है, ऐसा हम एक अजम्पशन ले रहे हैं। बाकी के प्रीवियस मॉडल में अगर आप देखो तो वहां पे आपने देखा होगा कि हमने हर जगह पे ऐसा ही लिखा है, शॉर्टेज या स्कैरसिटी आर नॉट अलाउड। ठीक है, वहां पे हम स्कैरसिटी या शॉर्टेज, जो दोनों नाम सेम ही है, उनको अलाउड नहीं करते, मतलब ऐसा मान लेते कि वो शॉर्टेज वहां पे हो नहीं सकती है ऐसा। बट इस वाले के अंदर हम ऐसा मान रहे हैं कि भाई शॉर्टेज अलाउड होगी, यही मॉडल नंबर 2 हमारा बन जाता है। आप देख सकते हो डिमांड रेट कांस्टेंट होती है, जैसे कि मॉडल नंबर 1 में भी होती थी। प्रोडक्शन रेट इंफिनिटी है, भाई प्रोडक्शन रुकता नहीं है, इनफाइनाइट बढ़ता ही रहता है। और उसके बाद क्या है कि भाई मेन जो पॉइंट है वो क्या है, शॉर्टेज या फिर स्कैरसिटी, वो क्या कही जाती है, अलाउड की जाती है। तो अजम्पशंस करें, मेंशन करें तो आप देख सकते हो कोई 5 अजम्पशंस ही हैं, बाकी का सेम टू सेम ही है। अगर आप कंपेयर करो तो मॉडल नंबर 1 का फर्स्ट मॉडल जो है और मॉडल नंबर 2 जो है वो दोनों सेम ही है, बट फर्क कहाँ पड़ता है, मॉडल नंबर 1 में शॉर्टेज अलाउड नहीं होती, बट मॉडल नंबर 2 में हम शॉर्टेज अलाउड कर देते हैं। अगर आप दोनों के अजम्पशंस अगर चेक करो तो मॉडल नंबर 1 का फर्स्ट मॉडल और मॉडल नंबर 2 दोनों आपको सेम ही दिखेंगे, बस एक ही अजम्पशन चेंज होता है, वो क्या है, वहां पे शॉर्टेज हम अलाउड नहीं करते थे और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम शॉर्टेज अलाउड कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। प्रोडक्शन इनफाइनाइट है, रेट ऑफ डिमांड को हम आर के जरिए डिनोट करते हैं और हम सब जानते हैं रेट ऑफ डिमांड कांस्टेंट ही रहता है, मतलब हमेशा सेम ही रहेगा। उसके बाद लीड टाइम 0 एंड ऑन द स्पॉट प्रोडक्शन आर अवेलेबल, जैसा हमारा मॉडल नंबर 1 में अजम्पशन था वही। होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे C1 होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा C3 होगा, और यहाँ पे एक चीज जो नहीं आपको देखने को मिलती है वो क्या है, शॉर्टेज कॉस्ट। यहाँ पे हमारा शॉर्टेज कॉस्ट हम डिनोट करेंगे किससे, C2 से। ठीक है, तो ये है उसके टोटल मॉडल नंबर 2 के अजम्पशंस, और लास्ट में तो आपको पता ही है शॉर्टेज या स्कैरसिटी है वो क्या करते हैं, हम अलाउड करते हैं। उसके बाद अगर उसका ग्राफिकल विजुअलाइजेशन या बोलो कि डायग्राम अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी टोटल क्वांटिटी है, जिसको हम बाकी के प्रीवियस नोट्स में क्यू से डिनोट करते थे। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, शॉर्टेज अलाउड होने के कारण क्वांटिटी का थोड़ा सा पार्ट शॉर्टेज के अंदर भी जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझो प्रोडक्शन कर रहे हो, डिमांड डिमांड रेट उसकी कांस्टेंट है, बट उसकी जो डिमांड है वो हम हमारी क्वांटिटी के जरिए फिल अप नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर डिमांड रेट जैसी है वैसी ही है, बट हम उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली उसकी क्या होगी, शॉर्टेज ही होने वाली है। ठीक है, अब शॉर्टेज होती है तो ऑब्वियसली जब नेक्स्ट लॉट आता है तो हम वापस से शॉर्टेज जहां से शुरू हुई थी वहां से स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पॉइंट यहाँ से वापस से फिर से उस तरफ जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी हम क्यू लेते थे वो हमारा और कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, Z प्लस एस। जेड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जो हमारे पास प्रेजेंट में क्वांटिटी होती है वो, और एस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वो प्रेजेंट क्वांटिटी में ना होने के कारण, डिमांड रेट ज्यादा होने के कारण जो क्वांटिटी घटती है उसको हम शॉर्टेज के जरिए, मतलब कि एस के जरिए डिनोट किया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे आपके टोटल क्वांटिटी इक्वल्स टू होता है जेड प्लस एस, मतलब इसका और इस दोनों का प्लस कर दो तो आपको टोटल क्वांटिटी क्यू मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 2 देखने को मिलेगा, एक T1 टाइम है। T1 टाइम हमारा भाई हमारी जो टोटल Z है, मतलब Z क्वांटिटी जो हमारे पास है उसको बेचने में कितना टाइम लगा वो हमारा होगा प्रोडक्शन वगैरह। ठीक है, T2 टाइम मतलब कि भाई शॉर्टेज होने के कारण टाइम कितना गया, वो शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा। ऑब्वियसली बात है कि भाई हमारे पास क्वांटिटी नहीं होने के कारण हम वापस से वो क्वांटिटी बनाना शुरू करते, बट वो बनाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो वो होता है हमारा T2 टाइम।
ठीक है। तो ये T2 टाइम वापस से सेम टू सेम Z के साथ हम फिलअप करके ये आप देख सकते हो S प्लस जेड इक्वल्स टू Q बन रहा है सेम टू सेम। डिमांड रेट कांस्टेंट होने के कारण सभी जो ये ग्राफ बन रहे हैं वो सभी एक जैसे ही होंगे, ये चीज याद रखिएगा। थोड़ा बोर्ड पे लिखा हुआ है तो गड़बड़ दिख रही है, बट सभी के सभी एकदम सेम लेंथ में सेम लाइन में होने चाहिए, क्योंकि याद रहे जब भी डिमांड रेट कांस्टेंट बोली गई है मतलब कि सेम, मतलब कि उसका तो डायग्राम आप सेम ही देखने को मिलेगा। एक ही एक लौता वो है जो है हमारा मॉडल नंबर 1 का सेकंड मॉडल, उसमें आप देख सकते हो हमने प्रोडक्ट उसमें डिमांड रेट कांस्टेंट नहीं लिया है, ठीक है, उसमें डिमांड रेट सेम नहीं है। उसकी वजह से अगर उसका डायग्राम आप देखोगे तो टेढ़ा मेढ़ा देखने को मिलेगा, थोड़ा ये पतला होगा, थोड़ा ये बड़ा होगा, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट रेट ऑफ डिमांड नहीं है, बट यहाँ पे कांस्टेंट रेट ऑफ डिमांड है, इसलिए हमारा जो ग्राफिकल विजुअलाइजेशन होगा वो सारा का सारा क्या होगा, सेम टू सेम ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका मेन पॉइंट था कि भाई ये पूरा अजम्पशन और उस अजम्पशंस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या उसका ग्राफिकल विजुअलाइजेशन या फिर ग्राफ बनता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भाई इसका थियरम हमें किस तरह से सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। सबसे पहले टोटल कॉस्ट हम फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला फाइंड करने के बाद हम उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन दो के जरिए निकालना पड़ेगा, एक है हमारा z और दूसरा है हमारा t। तो z और t के रिप्रेजेंटेटिव में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा प्रोसेस इसमें थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और मॉडल नंबर 2 हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इसका आता है, या तो फिर एग्जाम्पल होगा या फिर पूरा का पूरा थियरम होगा, बट एक क्वेश्चन मॉडल नंबर 2 का आपका आता ही है, तो ये बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थियरम। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बोला वहां पे जो हमारा पहला मॉडल था उसमें हम स्टार्ट करते थे Q इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई विद T। ये हमारा बेस फॉर्मूला होता था टोटल क्वांटिटी के लिए, बट इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी नहीं है, बट यहाँ पे दो वैल्यूज दी गई हैं, एक है Z और एक है S। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगे। सबसे पहले हम Z का इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे Z इक्वल्स टू होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो Z के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है R और उसका टाइम है T1, ठीक है, Z R और T1। तो इसका फॉर्मूला होगा Z इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई विद T1। और उसी के साथ ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होगा, Z का फॉर्मूला होगा ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। उसके बाद अगर शॉर्टेज को हम अलग करें टोटल क्वांटिटी के अंदर से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक और मोड़ा तो हमारा टेबल बन रहा है जो है हमारा एस का। तो एस का फॉर्मूला यहाँ पे होगा एस इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हो आर रेट ऑफ डिमांड तो है ही, एक लाइन है एस आर, ये आर की ही लाइन है, ये आप देख रहे हो ये आर की ही लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आर भी आता ही है, अगर लिखना हो ना लिखना हो आपके ऊपर है, बट ये लाइन आर रेट ऑफ डिमांड की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एस है, आर है और T2 है, तो सेम टू सेम प्रोसीजर इसकी भी, एस इक्वल्स टू आपका होगा आर मल्टीप्लाई विद T2। ये होगा आपका शॉर्टेज का मेन फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसके ऊपर से हम टोटल क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला बनाए, नाउ Q और कैपिटल Q जो भी आपको लिखना है, हम तो ईओक्यू को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे आप कैपिटल क्यू के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो उसका फॉर्मूला होगा Z प्लस एस, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था टोटल क्वांटिटी का हमारा फॉर्मूला होगा ये Z और ये S दोनों को प्लस करोगे तो ही आपको टोटल क्वांटिटी उसकी मिलेगी, ठीक है। तो और हम जानते हैं यहाँ पे Q का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्वियसली R मल्टीप्लाई विद T। तो यहाँ पे Q की जगह पे, यहाँ पे Q की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, RT इक्वल्स टू Z प्लस S। और इसमें से अगर मुझे Z का फॉर्मूला फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, सॉरी S का फॉर्मूला फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, Z को इस तरफ ले जाऊंगा, इस तरफ प्लस है उस तरफ गया तो माइनस होगा, तो क्या आएगा फॉर्मूला S इक्वल्स टू RT माइनस Z। ये हमें एक और शॉर्टेज फाइंड करने का फॉर्मूला मिलेगा। ये सारे फॉर्मूलाज आपको कब काम आ सकते हैं, जब भाई आपको रेट ऑफ डिमांड दिया गया हो, फिर टोटल टाइम दिया गया हो, उसके साथ साथ उसकी
प्रोडक्ट क्वांटिटी अगर सेम क्वांटिटी अगर आपको दी गई हो तब आपको शॉर्टेज फाइंड करना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 3। और उसके बाद हम फाइंड करना शुरू करेंगे हमारा होल्डिंग कॉस्ट। हम सब जानते हैं टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये हमने हमारे मॉडल नंबर 1 के अंदर देखा था। बट इसके अंदर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ साथ शॉर्टेज होने के कारण शॉर्टेज कॉस्ट भी ऐड होगा। ठीक है, मतलब कि एस की वैल्यू भी यहाँ पे ऐड होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम होल्डिंग कॉस्ट फाइंड करेंगे। बट यहाँ पे दो टाइम ड्यूरेशन दिए गए होल्डिंग कॉस्ट के, फॉर T1। सबसे पहले T1 टाइम का हम फाइंड करेंगे। T1 टाइम होल्डिंग कॉस्ट इज, अब T1 टाइम का होल्डिंग कॉस्ट हमें पता था, हमें पहले भी हमने होल्डिंग कॉस्ट फाइंड किया गया अगर आपको याद हो तो। ओरिजिनली फॉर्मूला उसका होता है 1/2 Q C1 मल्टीप्लाई विद T। ये इसका ओरिजिनली फॉर्मूला होता है जो हमने मॉडल नंबर 1 के अंदर हर जगह पे देखा। बट यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन हमारा क्या है, T1 है, बट T की जगह पे क्या आएगा, तो फिर T1 आएगा। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होगा, और वहां पे Q था, बट यहाँ पे T1 टाइम में हमारा क्या है, T1 टाइम में क्या रिप्रेजेंट होता है, Z। तो यहाँ पे Q की जगह पे क्या आ जाएगा, Z। तो हमारा होल्डिंग कॉस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 1/2 ZC1 T1। अब यहाँ पे हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, तो अगर आप देखो, जैसा मैंने आपको बोला इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप देखो T1 का फॉर्मूला आप कुछ बना सकते हो, तो आप आपको देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में R सामने गया तो डिवाइडेशन में आएगा, तो Z डिवाइड बाय R करो तो आपको T1 मिलेगा इससे। तो इसके जरिए हमें क्या मिलेगा, T1 का फॉर्मूला कि भाई Z इक्वल्स टू R T1, therefore Z डिवाइड बाय R इक्वल्स टू T1। अब जहां पे भी आपको T1 दिखाई दे वहां पे आपको क्या पुट करना है, Z डिवाइड बाय R पुट करते हैं। तो यहाँ पे होगा 1/2 Z C1 T1 सॉरी T1 की जगह पे क्या पुट करना है हमें, Z डिवाइड बाय R। यहाँ पे भी Z है, यहाँ पे भी Z है, Z का मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा, Z² हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर बनता है होल्डिंग कॉस्ट फॉर T1 टाइम, हमारा आंसर बनता है 1/2 Z स्क्वायर C1 डिवाइड बाय R। ये हमारा होल्डिंग कॉस्ट का T1 टाइम ड्यूरेशन में क्या होल्डिंग कॉस्ट बनेगा, वो हमारा फॉर्मूला हमें मिल गया। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। अब ये मैं ग्राफ हटा रहा हूं। अब बात करते हैं हमारे शॉर्टेज कॉस्ट की। T1 टाइम में हमारा होल्डिंग कॉस्ट था, बट T2 टाइम में अगर आप इमीडिएटली एंटर करते हो तो वहां पे जो कॉस्ट लगता है वो टोटल कॉस्ट नहीं, सॉरी होल्डिंग कॉस्ट नहीं, बल्कि क्या लगता है वहां पे शॉर्टेज कॉस्ट लिखता है। मतलब ये हमारा C1 का तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें C2 का फाइंड करना है। मतलब कि शॉर्टेज कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, सेम टू सेम वही फॉर्मूला जो हम फाइंड करते थे, वो 1/2 Q C1 T। यहाँ पे T की जगह पे आएगा T2, और Q की जगह पे यहाँ पे Z नहीं बल्कि क्या है S। तो यहाँ पे Q की जगह पे क्या आएगा, S। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, 1/2 S C, बट आप होल्डिंग कॉस्ट नहीं शॉर्टेज कॉस्ट फाइंड कर रहे हो, तो यहाँ पे C1 की जगह पे शॉर्टेज कॉस्ट का साइन आएगी। शॉर्टेज कॉस्ट की हमने अजम्पशन के अंदर एक वैल्यू पुट की थी, क्या थी वो, हमारा था C2। तो S मल्टीप्लाई विथ C2 मल्टीप्लाई विथ
T2। सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ पे हम T2 वाले के अंदर से हम फाइंड करेंगे कि भाई S इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई विथ T2। तो यहाँ से हमें T2 का फॉर्मूला मिल सकता है, क्या होगा, इसको डिवाइडेशन में डालेंगे S डिवाइड बाय R। तो भाई T2 इक्वल्स टू हम क्या पुट कर सकते हैं, S डिवाइड बाय R। तो सेम यहाँ पे पुट करते हैं 1 डिवाइड बाय 2 SC2 S डिवाइड बाय R। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम होगा, क्या 1 डिवाइड बाय 2 S स्क्वायर C2 R। ये हमारा शॉर्टेज कोस्ट का यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बनेगा। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब मैं रीजन बता देता हूँ क्यों हम T2 को ही क्यों नहीं रखते हो, क्यों उसकी जगह पे S डिवाइड बाय R करते। देखिए, कोई भी थ्योरम हो, जितना इजी बन सके उतना इजी आप करो कि फिर जितने वेरिएबल्स आपके कम हो सके उतने वेरिएबल्स आप कम करो। देखिए, रेट ऑफ डिमांड तो आपको मिलने ही वाली है, कोई भी एग्जांपल हुआ तो। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो कि सिंपली रेट ऑफ डिमांड तो दी ही गई होगी, बिना रेट ऑफ डिमांड के तो आप एग्जांपल सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सबसे पहला अजम्पशन रेट ऑफ डिमांड का ही होता है। अगर रेट ऑफ डिमांड ही आपके पास नहीं है तो आप कौन सा मॉडल उसके ऊपर यूज करना। तो रेट ऑफ डिमांड तो हमारे पास होती है, प्लस अगर T2 हमारे पास नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो भाई T2 हमारे पास नहीं हुआ तो भाई उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला बता, शॉर्टेज और रेट ऑफ डिमांड तो हमारे पास होगी। ठीक है, अगर शॉर्टेज वाला एग्जांपल है, मॉडल नंबर 2 का एग्जांपल है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर शॉर्टेज तो हमें दी गई होगी, तो S स्क्वायर भी हमारे पास होगा, रेट ऑफ डिमांड भी हमारे पास होगा और शॉर्टेज कॉस्ट भी हमें दी गई होगी। ठीक है, तो जितना सिंक्रोनाइज कर सको थियरम को उतना सिंक्रोनाइज करने की ट्राई करो, कि जितने वेरिएबल्स हमारे कम हो पाए उतने वेरिएबल कम कर दो, ताकि वो वेरिएबल की वैल्यू आपके पास हो ना तो भी आप उसकी होल्डिंग कॉस्ट या शॉर्टेज कॉस्ट आसानी से आप फाइंड कर सको। ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहता है, इसलिए हम जितना बन सके उतने वेरिएबल्स क्या करते हैं, कट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये खत्म होने के बाद अब नेक्स्ट हमारा आता है, हम वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पुट एस की वैल्यू, मतलब कि ये एस का जो वैल्यू है, एस वैल्यू फ्रॉम फॉर इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन नंबर 5। अब जो s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में आर टी माइनस जेड की वैल्यू जो हमने s की जगह पे पुट की थी, अब देखो यहाँ पे हमने क्यों इक्वेशन नंबर 3 ही ले रहे हो, क्यों इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 4 क्यों नहीं लिया। देखिए, s की जगह पे z की वैल्यू आ जाएगी, तो इस फॉर्मूले के अंदर से s वैल्यू हटी जाने वाली। अब सिर्फ हमें क्या चाहिए, z की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं s की जगह पे आर टी माइनस जेड पुट कर देने वाला हूँ, तो भाई s की तो वैल्यू हट गई। अब आपके एग्जांपल के अंदर s की वैल्यू दी हो ना दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि हम उसकी जगह पे क्या ये पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू पुट करें तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ओरिजिनली 1/2 एस स्क्वायर C2 डिवाइड बाय आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस की जगह पे क्या आएगा, आर टी माइनस जेड। तो भाई 1 डिवाइड बाय 2 आर टी माइनस जेड होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ C2 डिवाइड बाय आर, मल्टीप्लाई C2 डिवाइड बाय आर। तो ये हमारा शॉर्टेज कॉस्ट का हमारा एक आंसर बना, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे भाई, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे। हम सब जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला बनेगा होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग ये आपका टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा, होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट हमें मिला है 1 डिवाइड बाय 2 जेड स्क्वायर C1 डिवाइड बाय आर, उसके बाद प्लस साइन, बीच में प्लस साइन आएगी। शॉर्टेज कॉस्ट हमें मिला हुआ है 1 डिवाइड बाय 2 आर टी माइनस जेड
स्क्वायर C2 डिवाइड बाय R प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा हमको पता ही, ऑर्डरिंग कॉस्ट किससे डिनोट किया जाता है, C3 के जरिए। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स्ड होता है, ठीक है, इसीलिए हमेशा C3 ही रहेगा। वहां पे कोई मल्टीप्लाई विथ टी या मल्टीप्लाई विथ जो भी T1 T2 कोई भी नहीं आता है, उसकी जगह पे वो वही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, इसको हम डिनोट कर सकते हैं C Z T, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिममली दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक है Z और दूसरा है T। यहाँ पे एक T आपको दिख रहा है, तो हमें इन दोनों के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट में हम डेरिवेशन फाइंड करेंगे या डिफरेंशिएशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, Z और T के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन पॉइंट है कि हमने टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला फाइंड कर लिया, बट अब इसके अंदर हम एक्स्ट्रा पार्ट क्या ऐड करेंगे, अब हम पर ऑर्डर पर टाइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय करेंगे टी से, मतलब कि सारे इक्वेशन के डिवाइड बाय टी हमारा यहाँ पे आएगा। तो हम उसको अगर करें तो सिंपल भाषा में अगर आपको करना हो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि 1 डिवाइड बाई टी ब्रैकेट में 1/2 z स्क्वायर C1 डिवाइड बाय R प्लस 1 डिवाइड बाय 2 RT माइनस Z स्क्वायर C2 डिवाइड बाय R प्लस C3। अब इस तरह से भी कर सकते हो या फिर पर्टिकुलर सभी के डिवाइड बाय टी करके भी कर सकते हो। करके देख लीजिए, आप देख सकते हो कहीं पे भी टी टी कट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको डायरेक्टली बाहर 1 डिवाइड बाय टी रखो तो और बेटर रहेगा, ठीक है। याद रहे हमारा सेम टू सेम मॉडल नंबर 1 के जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। हमने वहां पे भी डिवाइड बाय टी किया था। पर ऑर्डर पर टाइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें हमेशा डिवाइड बाय टी करना पड़ता है हमारे मॉडल को, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, बट यहाँ पे किसी भी जगह पे टी कट नहीं हो रहा है, इसलिए तीनों में से टी कॉमन निकाल के मैंने बाहर 1 डिवाइड बाय टी यहाँ पे कॉमन ले लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे टेक पार्शियल डेरिवेटिव, या पार्शियल डेरिवेशन भी बोल सकते हो, पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड जेड। मतलब एक बार हम z के रिप्रेजेंटेटिव में रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालेंगे, दूसरा t के रिस्पेक्ट में हम हमारा डेरिवेटिव निकालेंगे, किसके अंदर, ये वाले फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं c z t, दो वेरिएबल्स होने के कारण यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ठीक है। हम रूल जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का, ठीक है। 1 डिवाइड बाई टी ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई 2 z स्क्वायर C1 R प्लस 1 डिवाइड बाई 2 RT माइनस Z स्क्वायर C2 डिवाइड बाय R प्लस C3। अब यहाँ से आपका मेन थ्योरम शुरू होता है, डेरिवेटिव लेने में कोई भी गलती मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा दो वेरिएबल्स है, इसलिए यहाँ पे एक रूल हमें फॉलो करना होता है, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव का एक रूल है, क्या है वो, यू डी वी प्लस वी डी यू। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे मैं यू ले रहा हूँ टी को, ये मेरा u बनेगा, क्योंकि एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल जहाँ पे होता है उसको u लेना होता है। दूसरा ये पूरी वैल्यू जो है मेरी, ये पूरी की पूरी वैल्यू, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा v से। तो u dv प्लस v du का फॉर्मूला पार्शियल डेरिवेटिव में क्या फॉलो करता है कि भाई ये जो u है वो जैसा वैसा का वैसा रहेगा, बट डिफरेंशिएशन हमें करना है v का विथ रिस्पेक्ट टू किसके, z या t जो भी आप कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में, प्लस वी डी यू।
v जैसा का वैसा है, जैसा का जैसा है वैसा ही रहेगा, बट डेरिवेशन हमें करना है u का विथ रिस्पेक्ट टू जो भी हम डेरिवेशन फाइंड कर रहे हैं उसका। ये होता है हमारा u dv प्लस v du फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव CZT डिवाइड बाय विथ रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं z, और अगर z की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो ऑब्वियसली मैं मेरा पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्या करूंगा, 0 रखूंगा। ठीक है, तभी तो मुझे वैल्यू मिलेगी। तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव इसका अगर अब करूं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू z, तो सबसे पहला रूल u dv, मतलब u जैसा का है वैसा का वैसा रहेगा। u क्या है हमारा 1 डिवाइड बाई टी, तो मतलब 1 डिवाइड बाई टी जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। बट अब चेंज कहाँ आएगा, dv, u dv मतलब डेरिवेशन ऑफ v। अब इसका डेरिवेशन पार्शियल डेरिवेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, z के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहली वैल्यू में z स्क्वायर, अब z स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव करो तो क्या होगा, 2z होगा, मतलब कि 1 डिवाइड बाई 2z c1 डिवाइड बाय r प्लस यहाँ पे भी z है। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 2 वैसा का वैसा ऊपर। किस तरह से रूल बनता है, सबसे पहले अगर इस तरह से अगर आपका कोई इक्वेशन बनता हो कि आर टी माइनस जेड होल स्क्वायर, इसके अंदर z आपका है वो उसके अकॉर्डिंग आपको डेरिवेशन लेना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले पूरा के पूरा का डेरिवेशन होगा, मतलब 2 आगे आएगा, 2 आर टी माइनस जेड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा सिंगल उस वैल्यू का। तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू क्या है, माइनस जेड। माइनस जेड का अगर डेरिवेशन निकालो तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करो माइनस जेड का तो क्या आता है, -1। ठीक है, अगर प्लस जेड होता तो 1 ही आता, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे माइनस जेड आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस जेड आने के कारण क्या होगा, -1 यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन होगा ये, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, 2 आर टी माइनस जेड मल्टीप्लाई विथ -1 मल्टीप्लाई विथ C2 डिवाइड बाय R प्लस, अब C3 में आपको कहीं पे भी Z देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि कोई है ही नहीं वैल्यू, तो कहां से आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे, वैल्यू नहीं है तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, अब बीच में क्या साइन आएगी, प्लस की साइन। अब क्या करना है, v जैसा का वैसा है वैसा ही रखना है, बट डिफरेंशिएशन करना है u का, मतलब इसका विथ रिस्पेक्ट टू किसके, z के। तो आप देख सकते हो हमारा u क्या है, 1 डिवाइड बाई टी, z तो है ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन क्या करोगे, तो 1 डिवाइड बाई टी का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालो विथ रिस्पेक्ट टू z, तो z की वैल्यू है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, 0। 0 मल्टीप्लाई विथ पूरी की पूरी वैल्यू, ये जो आपका v है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे सिंपली v लिख के दे रहा हूं ताकि बड़ा लिखना ना पड़े, क्योंकि बोर्ड आप पूरा पड़ जाएगा। ये हमारा v है पूरा, अब उस वैल्यू को मल्टीप्लाई विद 0 करो तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू ही 0 ही हो जाने वाली है। ठीक है, लिखो ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। याद रहे यहाँ पे u क्या है, हम 1 डिवाइड बाई टी, बट हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू z, मतलब z की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे C3 में हमने किया, z की वैल्यू थी नहीं थी, तो हमने ये क्या कर दिया, 0 कर दिया। यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाई टी है, z तो है नहीं, और हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो वैल्यू है ही नहीं, तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये मल्टीप्लाई विद 0 पूरी वैल्यू आप करोगे इसकी, तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये तो पूरी वैल्यू हट गई, बची कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारी बचती। तो अगर इसको हम पूरा प्रॉपरली अच्छे से लिख दें तो हमारा आंसर क्या होगा, ये सबसे पहले कट होता है वो चीज कट कर लेते हैं, 2 कट हो रहा है, ये 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 कट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कट हो रहा है नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, भाई 1 डिवाइड बाई टी जैसा था वैसा का वैसा, उसके बाद
ZC1 डिवाइड बाय R, यहाँ पे तो इतना ही बचा प्लस, बट यहाँ पे आप देख सकते हो -1 है, -1 अगर आगे गया तो ये साइन क्या चेंज हो जाएगी, माइनस RT माइनस ZC2 डिवाइड बाय R। ठीक है, ये तो प्लस 0 है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट क्या होगा, 1 डिवाइड बाई टी है, यहाँ पे डिवाइडेशन में सामने गया तो मल्टीप्लिकेशन में, 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ZC1 डिवाइड बाय R माइनस RT माइनस Z डिवाइड बाय C2 डिवाइड बाय R। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हमारा यहाँ पे फाइनल बचता है, अभी थोड़ा कैलकुलेट करना बाकी है, ऊपर कर रहा हूँ साफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे माइनस साइन है, इक्वल्स टू के उस तरफ ले गए तो प्लस साइन हो जाएगी, तो क्या होगा, ZC1 इक्वल्स टू RT माइनस ZC2 डिवाइड बाय R, और इसके भी डिवाइड बाय R है ही, दोनों के डिवाइड बाय R है, तो क्या एक दूसरे को काट देंगे तो R कट हो जाएंगे, तो बचा क्या, ZC1 इक्वल्स टू, अब इन दोनों के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, RT मल्टीप्लाई विथ C2 माइनस ZC2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस ZC2 है उसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस ZC2 हो जाएगा, तो ZC1 प्लस ZC2 इक्वल्स टू RTC2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या निकल सकता है, Z कॉमन निकल सकता है, Z कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर, अगर मैं यहाँ पे Z कॉमन निकालू तो यहाँ पे बचेगा C1 प्लस C2 इक्वल्स टू RTC2। अब हमें Z की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में सामने गया तो डिवाइडेशन में, तो Z इक्वल्स टू हमें क्या फॉर्मूला मिला, RTC2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये हमारा Z का फॉर्मूला हमें फाइनली मिला, पूरा पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद Z इक्वल्स टू हमें आंसर मिला ये, तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, एक बार देख लीजिए। अब बात करते हैं, हम लेंगे टेक पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। हमने z के रिस्पेक्ट में z की वैल्यू फाइंड कर ली पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करके, अब t की बात। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है, ये होगा हमारा u और ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी होगी क्या, v। ठीक है, और फॉर्मूला हम वही फॉलो करेंगे, u dv प्लस v du। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बाद स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू t, और इक्वल्स टू हमें करना पड़ता है क्या, 0। तो अब वैल्यूज फाइंड करते हैं, सबसे पहली चीज u जैसा है वैसा का वैसा। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई टी जैसा था वैसा ही रहेगा, बट क्या होगा, v जो है उसका डिफरेंशिएशन या फिर बोले तो डेरिवेटिव हम निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो पहला अगर आप इक्वेशन देखो तो कहीं पे भी t की वैल्यू आपको नहीं दिख रही, अगर वैल्यू नहीं है तो क्या हो जाएगी, 0। अब दूसरे में अगर आप देखो तो उसके अंदर t की वैल्यू है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन निकलेगा, क्या निकलेगा, सेम टू सेम प्रोसीजर जो हमने पहले किया था, इसका 2 हो जाएगा, 2 आगे निकल जाएगा, 2RT माइनस Z। ठीक है, और अब इसके रिस्पेक्ट में RT। ठीक है, RT का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो समझते हैं, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, r सपोज कि आपका 3 और t है आपका x, सपोज कि एग्जांपल, और t इक्वल्स टू है आपका x। ठीक है, मतलब ये RT इक्वल्स टू 3x हुआ। अब 3x का अगर आप डेरिवेटिव निकालो तो क्या आंसर आता था, 3 और 3 हमारा क्या है, r, मतलब इसका जवाब क्या आएगा, r।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ आपको r करना पड़ेगा, उसका डेरिवेशन लोगे, आर टी का डेरिवेशन लोगे तो टी जो है वो तो सिंगल पावर ही है, सिंगल पावर होने के कारण वो 1 बन जाएगा, बट आर तो बचेगा ही ना। ये एग्जांपल में वही मैं समझा, आर को मैंने 3 लिया और टी को मैंने x लिया, तो 3x हुआ। अब उसका डेरिवेशन निकालेंगे x से रिप्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक ही पावर होने के कारण, ठीक है, x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बट 3 तो बचेगा ही ना, तो इक्वल्स टू 3 रहेगा, 3 हमारा क्या है r, तो यहाँ पे क्या बचेगा r बचेगा, तो ये डिफरेंशिएशन इसका ये होगा मल्टीप्लाई विथ C2 डिवाइड बाय 2r प्लस C3 में कोई भी आपको t की पावर देखने को नहीं मिल रही, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ, बीच में आएगी प्लस साइन, ठीक है, क्योंकि प्लस वीडीओ है इसलिए, ठीक है। अब समझते हैं दूसरी, क्या बोला गया वीडीयू, मतलब वी जैसा था वैसा का वैसा, बट डिफरेंशिएशन किसका निकाल रहा है 1 डिवाइड बाय टी का, यू का, मतलब कि यू क्या है हमारा 1 डिवाइड बाय टी। अब इसमें विथ रिस्पेक्ट टू टी ही हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसका तो निकलेगा ही, ऑब्वियसली निकल सकता है, पार्शियल डेरिवेटिव हम डिफरेंशिएशन कर ही सकते हैं, तो 1 डिवाइड बाय टी को हम दूसरी भाषा में लिखते हैं क्या 1 डिवाइड 1 टी की माइनस 1 पावर। अब इसका अगर हम डेरिवेशन निकालें, डिफरेंशिएशन करें, तो माइनस टी की क्या हो जाएगी -2 पावर होगी, और इसकी -2 पावर को हटाने के लिए मैं -1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव होगा क्या -1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो 1 डिवाइड बाय टी का पार्शियल डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन जो भी आप बोलो उसका आंसर आएगा -1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में v जैसा था वैसा का वैसा, मतलब कि z स्क्वायर c1 डिवाइड बाय 2r प्लस आर टी माइनस जेड स्क्वायर c2 डिवाइड बाय 2r प्लस c3, ये जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लस साइन है बट यहाँ पे माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगी माइनस साइन हो जाएगी ये, ठीक है। तो अब वैल्यूज जो बची है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो ये t का डेरिवेशन है वो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अब हम z की वैल्यू तो हमने फाइंड की ही है, तो वो z की वैल्यू भी हम साथ में पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले सोल्व करते हैं इसको, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा, पहले कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, 2 कट हो जा रहा है, तो वो कट कर दिया हमने, तो यहाँ पे बच रहा है 1 डिवाइड बाई टी, और ब्रैकेट के अंदर बच रहा है ब्रैकेट आर टी माइनस जेड आर, वो आप देखो तो आर आर भी तो कट हो रहा है, आर आर भी कट होगा, ठीक है, तो बचा क्या आर टी माइनस जेड सी टू, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर ब्रैकेट में जेड स्क्वायर सी वन डिवाइड बाई 2r प्लस आर टी माइनस जेड स्क्वायर सी टू डिवाइड बाई 2r प्लस c3, ठीक है। ये हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया, और ये इक्वल्स टू 0 होगा, ये हमें पता है, ठीक है, क्योंकि फाइनल तो हमें इक्वल्स टू 0 ही करना है, यहाँ पे लिखना मत भूल जाइएगा कि इक्वल्स टू 0 होता है। अब एक लॉजिक लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। मुझे इन दोनों में आप देख सकते हो टी टी कॉमन निकल सकता है, बट मुझे पूरा टी स्क्वायर ही कॉमन निकालना हो तो मैं क्या करूँ। अब सोचिए, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर है, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई टी है, बट मुझे इसमें से भी 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर ही कॉमन निकालना, तो मैं क्या करूंगा, आपने वो रूल तो पता ही होगा, ठीक है, 1 डिवाइड बाई टी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा टी डिवाइड बाई टी से, तो क्या होगा t मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, बट ऊपर भी t, मतलब t डिवाइड बाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई टी ही नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा एक t की वैल्यू को इसके साथ में क्या कर दूंगा मल्टीप्लीकेशन में डाल दूंगा, जिससे दोनों के अंदर से हम टी स्क्वायर वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से मैं अगर मैं टी वन स्क्वायर कॉमन निकालूं,
1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ पे मुझे एक टी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो 1 डिवाइड बाई टी ही था, पर मैं यहाँ से टी स्क्वायर यहाँ पे से भी कॉमन निकाल तो ऊपर भी टी और नीचे भी टी मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो क्या होगा आर टी माइनस जेड टी सी टू, यहाँ पे माइनस साइन तो रहेगी क्योंकि मैंने टी 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर कॉमन निकाला है ना, माइनस जेड स्क्वायर सी वन डिवाइड बाय 2r माइनस 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 आर टी माइनस जेड स्क्वायर सी टू डिवाइड बाय 2r माइनस प्लस माइनस माइनस सी थ्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा t1 स्क्वायर जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है सामने जाएगा तो सॉरी यहाँ पे डिवाइडेशन में t2 स्क्वायर तो सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन करो तो क्या हो जाएगी 0। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे लास्ट क्या बचता है आर टी माइनस जेड टी सी टू माइनस जेड स्क्वायर सी वन डिवाइड बाई 2r माइनस आर टी माइनस जेड स्क्वायर सी टू डिवाइड बाई 2r माइनस सी थ्री इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन इसमें बचता है। अब क्या करेंगे हम, पहले इसको हटा देते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो ये थ्योरम्स इतने हार्ड होते हैं नहीं, ठीक है? बस आपको रूल्स को फॉलो करते करते चलते जाना है। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन इन दिस इक्वेशन। अब इक्वेशन के अंदर z की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज है आर टी माइनस जेड। z की वैल्यू तो हमें पता ही है, z इक्वल्स टू क्या हमें मिला था कि भाई आर टी सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू। बट यहाँ पे एक और चीज है, आर टी माइनस जेड भी दिया है तो इसका क्या होगा, तो भाई आर टी माइनस जेड इक्वल्स टू होगा आर टी, जेड की जगह पे उसका फॉर्मूला आर टी सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू। अब यहाँ पे सी वन और सी टू तो है बट इस तरफ नहीं है तो इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो क्या आएगा आर टी सी वन प्लस सी टू माइनस आर टी सी टू डिवाइड बाय सी वन प्लस सी। तो अब आर टी इन दोनों को देंगे तो आर टी सी वन प्लस आर टी सी टू माइनस आर टी सी टू डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आर टी माइनस जेड इक्वल्स टू हम वैल्यू पुट करेंगे आर टी सी वन डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू। जहाँ पे भी आपको आर टी माइनस जेड दिखाई दे, ठीक है, आर टी माइनस जेड दिखाई दे वहां पे आपको पुट करना है आर टी सी वन डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू। और जहां पे भी सिंगल जेड दिखाई दे, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल जेड दिखाई दे, वहां पे आपको पुट करना है आर टी सी टू डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू। ये दो वैल्यूज आपको पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। तो वैल्यूज पुट करते हैं।
हमारा लास्ट में इक्वेशन बना था ये। तो सबसे पहले हमें दिया गया है आर टी माइनस जेड। आर टी माइनस जेड इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, आर टी सी वन डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ, वैसे ऊपर ही आएगा, ठीक है, ऊपर में मल्टीप्लाई विथ टी सी टू माइनस, माइनस क्या होगा जेड स्क्वायर। जेड इक्वल्स टू क्या लेना है हमें यहाँ पे, आर टी सी टू डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू होल स्क्वायर होगा, ठीक है, होल स्क्वायर है, जेड का स्क्वायर मतलब उसका भी होल स्क्वायर होगा, सी वन डिवाइड बाय क्या है टू आर, फिर से माइनस, ओके, तो इसमें क्या है आर टी माइनस जेड का स्क्वायर दिया है, मतलब इसका स्क्वायर करना है, आर टी सी वन डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ सी टू डिवाइड बाय टू आर माइनस सी थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो ये जहाँ पे भी वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। हम सब रूल जानते ही हैं, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, बट उसका स्क्वायर करना मत भूलिएगा, होल स्क्वायर है तो सी वन प्लस सी टू का भी स्क्वायर लगेगा, ये दोनों में रूल ये लागू पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद का अगर हम स्टेप करें तो हमारा बनता है आर टी सी वन टी सी टू डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू माइनस न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, बट उसका स्क्वायर भी करिएगा, आर टी सी टू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ सी वन डिवाइड बाय टू आर सी वन प्लस सी टू, यहाँ पे क्या आएगा सी वन सी टू का स्क्वायर माइनस सेम टू सेम आर टी सी वन स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ सी टू डिवाइड बाय टू आर सी वन प्लस सी टू, ठीक है, माइनस सी थ्री इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया, सेम टू सेम प्रोसीजर है, सिर्फ मैंने क्या किया यहाँ पे स्क्वायर आएगा, क्या किया है सिर्फ स्क्वायर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर में मैंने डाल दिया है, और कुछ मैंने नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, सभी का बेस हम सेम करेंगे, तो किससे सेम होगा, यहाँ पे टू आर सी वन प्लस सी टू स्क्वायर है, यहाँ पे टू आर सी वन प्लस सी टू स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे सी वन प्लस सी टू ही है, तो हमें क्या सभी में कॉमन लेना पड़ेगा, टू आर सी वन प्लस सी टू स्क्वायर सभी के नीचे आ जाए उस तरह से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सी वन प्लस सी टू है, ठीक है, बट टू आर नहीं है, तो टू आर भी मल्टीप्लीकेशन बजाएगा, बट यहाँ पे स्क्वायर है बट यहाँ पे सिंगल है, तो टू आर सी वन प्लस सी टू यहाँ पे जाएगा, तो इसका पहले ऊपर का भी सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको कोई गड़बड़ी ना लगे, तो ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, आर और टी 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 स्क्वायर हो जाएगा, आर टी स्क्वायर सी वन सी टू, ठीक है, ऊपर का ये मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के साथ कर दो तो ये बनता है टी मल्टीप्लाई बाई टी, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय, हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे टू आर सी वन प्लस सी टू करना हो तो ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ इनके साथ, टू आर सी वन प्लस सी टू, ये हमें इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस आर स्क्वायर, अब इन दोनों सभी को स्क्वायर ले लेते हैं, टी स्क्वायर सी टू स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ सी वन, फिर से माइनस आर स्क्वायर टी स्क्वायर सी वन स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ सी टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे बचेगा 2r, ठीक है, 2r c1 प्लस c2 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ c3 इक्वल्स टू 0 और नीचे होल डिवाइड बाय आएगा 2r c1 प्लस c2 होल स्क्वायर। ये हमारा मैंने थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर दिया इसका, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आप डिवाइडेशन देख रहे हो, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये पूरी नीचे की वैल्यू तो वो क्या हो जाएगी, इसके साथ जाने की वजह से 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बचता क्या है नीचे, स्टेप बाय स्टेप ही हमें करना पड़ेगा इसको भी, तो ही आपको समझ में आएगा। और अगर समझ में ना आए तो वापस से रिवाइड करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो r t स्क्वायर c1 c2 मल्टीप्लाई विथ, अब 2r c1 प्लस 2r c2 ऐसा होगा, इसका मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, माइनस r स्क्वायर t स्क्वायर c2 स्क्वायर c1 माइनस r स्क्वायर t स्क्वायर c1 स्क्वायर c2 माइनस, अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं थोड़ा, 2r c1 स्क्वायर प्लस 2r c2 स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ c3, मतलब इसका आंसर आएगा आपका 2r c1 स्क्वायर प्लस या फिर इसको ऐसे ही रहने दो तो और अच्छा रहेगा, इसको जैसा है वैसा ही रहने दो, 2r c1 प्लस c2 स्क्वायर c3, क्योंकि हमारा मेन कट तो यहाँ से ही होगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। वैसे करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में फिर आपको फिर से जोड़ना पड़ेगा कॉमन निकालने की वजह से, इसलिए मैंने देखा तो इसको ऐसे ही रहने दो तो और बेटर रहेगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो क्या होगा, 2r मल्टीप्लाई विद r स्क्वायर t स्क्वायर c1 स्क्वायर c2 प्लस 2r स्क्वायर t स्क्वायर c2 स्क्वायर c1, ठीक है, माइनस r स्क्वायर प्लस t स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ c2 स्क्वायर c1 माइनस r स्क्वायर t स्क्वायर c1 स्क्वायर c2 माइनस 2r c1 प्लस c2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ c3 इक्वल्स टू 0। कुछ कट होता देख रहा है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, मतलब 2 में से 2 माइनस 1 करो तो 1 1 बचेगा, तो यहाँ पे एक दूसरे को कट करने के बाद यहाँ पे बचता है क्या, r स्क्वायर t स्क्वायर c1 स्क्वायर c2 प्लस r स्क्वायर t स्क्वायर c2 स्क्वायर c1 माइनस 2r c1 प्लस c2 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ c3 इक्वल्स टू 0। आखिर में हमारे पास ये बचता है, माइनस है उस तरफ गया जाएगा तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम r कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, या फिर इसमें से t कॉमन निकाल लेते हैं, पहले t स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, r स्क्वायर c1 स्क्वायर c2 प्लस r स्क्वायर
C2 स्क्वायर C1, ठीक है, इक्वल्स टू 2R C1 प्लस C2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय C3। अब क्या करेंगे, t की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवाइडेशन में, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2R C1 प्लस C2 स्क्वायर C3 डिवाइड बाय R स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 प्लस R स्क्वायर C2 स्क्वायर C1। ये आप देख सकते हो हमें टी का फॉर्मूला इसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसमें से भी आप देख सकते हो कॉमन निकल सकता है, ठीक है, तो टी स्क्वायर यहाँ पे मैं कॉमन निकालूंगा, आर स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, C1 कॉमन निकल सकता है और C2 कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे नीचे बचेगा आर स्क्वायर C1 C2, ठीक है, बट अंदर क्या बचेगा, एक C1 बचेगा प्लस एक C2 बचेगा, ऊपर तो आपको बताइए R 2R C1 प्लस C2 स्क्वायर C3, तो क्या कट होगा, ऊपर एक R है नीचे R स्क्वायर है, तो यहाँ पे R बचेगा, ठीक है, नीचे C1 प्लस C2 है, ऊपर C1 प्लस C2 स्क्वायर है, तो वहां पे C1 प्लस C2 बचेगा, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बनता है टी स्क्वायर का, यहाँ पे 2 C3 C1 प्लस C2 डिवाइड बाय R C1 C2। ये टी स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, हमें टी का फॉर्मूला चाहिए, तो टी का फॉर्मूला क्या होगा, टी इक्वल्स टू हो जाएगा, उसका अंडर रूट कर दो, 2C3 C1 प्लस C2 डिवाइड बाय R C1 C2। ये हमें टी का फॉर्मूला यहाँ से हमें मिल गया, ठीक है, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, हमारा z का फॉर्मूला था इक्वेशन नंबर 7 और हमारा t का फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। तो अब z की हमें कुछ वैल्यू मिली थी, उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू z के फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे, जिससे हमें z की ओरिजिनल जो इस तरह का फॉर्मूला बनता है वो ओरिजिनल फॉर्मूला हमें मिलेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें भी जाते हैं। तो पुट इक्वेशन नंबर 8 वैल्यू इन वैल्यू ऑफ t, जो हमें t की वैल्यू मिली वो, इनटू इक्वेशन नंबर 7, जो इक्वेशन नंबर 8 की वैल्यू हमें मिली है वो इक्वेशन नंबर 7 के अंदर हमें पुट करनी। इक्वेशन नंबर 7 हमारा था आर टी C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, इसके अंदर हमें t की वैल्यू पुट करनी है, मतलब t इक्वल्स टू अंडर रूट 2C3 C1 प्लस C2 डिवाइड बाय R C1 C2 हमें वहां पे पुट करनी, तो R अंडर रूट 2C3 C1 प्लस C2 डिवाइड बाय R C1 C2 मल्टीप्लाई विथ C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम सभी वैल्यूज को अंडर रूट में डालना पड़ेगा, तो r को अंडर रूट में डालेंगे तो r स्क्वायर होगा, C2 को अंडर रूट में डालेंगे तो उसका C2 स्क्वायर होगा, और डिवाइडेशन को भी अंडर रूट में डालेंगे तो C1 प्लस C2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला बन जाएगा कुछ r स्क्वायर 2C3 C1
plus C2 multiply with C2 square divide by R C1 C2 multiply with C1 C2 square। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बने। कट करते हैं वैल्यूज, ऊपर आर ही बचेगा, नीचे C1 प्लस C2 यहाँ पे कट होगा तो नीचे C1 प्लस C2 एक बार बचेगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो C2 भी कट होगा तो यहाँ पे C2 एक ही बचेगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनता है Z इक्वल्स टू, ओरिजिनली इसका फॉर्मूला आपको एग्जाम के अंदर यही Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है, जो है हमारा 2R C3 C2 C2 डिवाइड बाय नीचे बचा C1 मल्टीप्लाई विद C1 प्लस C2। ये हमारा Z का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर आप Z और अब जो हम S का फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे, वो अगर दोनों वैल्यूज वहां पे पुट कर दो तो आपको ऑप्टिमम वैल्यू Q की वैल्यू भी आपको मिल सकती है। ठीक है, बट हमें मेजोरिटली Z की वैल्यू फाइंड करनी होती है और S की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो अब नेक्स्ट हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे अब इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हम सब ने स्टार्टिंग में लिखा था Q इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, R मल्टीप्लाई विथ T, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज आता है। क्या, अब जो T की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम R के साथ। ठीक है, तो नाउ ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ Q, जिसको Q स्टार से भी हम डिनोट करते हैं। ठीक है, EO Q आप बोलो तो भी सही। तो Q का फॉर्मूला क्या था, R मल्टीप्लाई विथ T। तो भाई यहाँ पे R तो हमें हमारा रेट ऑफ डिमांड होता है, बट T का फॉर्मूला हमें और एक मिला है, ये वाला हमारा T का फॉर्मूला था, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो R मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट, T का फॉर्मूला क्या मिला था, अंडर रूट 2C3 C1 प्लस C2 डिवाइड बाय R C1 C2। ठीक है, R को क्या करेंगे, इसको अंडर डालेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर 2C3 C1 प्लस C2 डिवाइड बाय R C1 C2। ठीक है, R स्क्वायर एक बार उड़ेगा, ऊपर बचेगा R। तो हमारा Q का फॉर्मूला, या फिर आप बोलो तो EOQ इक्वल्स टू हमें मिलेगा अंडर रूट R 2C3 C1 प्लस C2, या फिर सीक्वेंस में लिखना हो तो 2R C3 C1 प्लस C2 डिवाइड बाय C1 C2। ये हमारा Q का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। ये हमारा EOQ का भी फॉर्मूला हमें मिल गया। ठीक है, मेन इस इक्वेशन के अंदर आपकी पूरे थ्योरम के अंदर T की वैल्यू फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपने देखा Z के लिए भी हमने T की वैल्यू उसके अंदर पुट की, ऑप्टिमम वैल्यू हमारा Q फाइंड करने के लिए भी हमने इसकी वैल्यू T की वैल्यू वहां पे पुट की। तो T की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब उसके बाद फाइनल हमारा आता है इसके अंदर, जैसे हमने हमारे मॉडल नंबर 1 के अंदर फाइंड किया था, वही क्या होता है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, या फिर आप बोलो तो मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होगा वो देख लेते हैं इसका। तो भाई मिनिमम कॉस्ट आपकी यहाँ पे थोड़ा अलग फॉर्मूला है, क्योंकि इसके अंदर शॉर्टेज आती है इसलिए, वरना वहां पे तो हम टोटल कॉस्ट के अंदर Q स्टार की वैल्यू पुट कर देते हैं तो उसके जरिए हमें मिनिमम कॉस्ट मिलता है। बट मॉडल नंबर 2 में हमें मिनिमम कॉस्ट मिलेगा कॉस्ट फॉर Q, हमें मिलेगा C मिनी
इक्वल्स टू ZT, जहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे C2 को RT माइनस Z के जरिए, RT माइनस Z के। मिनिमम कॉस्ट हमारी होगी, हमारा जो शॉर्टेज है वही शॉर्टेज का अगर आप फॉर्मूला देखो, ठीक है, अगर आप शॉर्टेज का फॉर्मूला देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है, तो शॉर्टेज का ही ये मेन फॉर्मूला है C2 मल्टीप्लाई विथ RT माइनस Z, मतलब S मल्टीप्लाई विथ C2, ठीक है। तो यहाँ पे C2 तो जैसा का था वैसा वैसा रहेगा, बट हमने RT माइनस Z का भी हमने इक्वेशन नंबर 7 के अंदर वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, जो है हमारा C1 RT डिवाइड बाय C1 प्लस C2। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या आएगा, यहाँ पे t की जगह पे हमने जो उसका फॉर्मूला फाइंड किया था वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे ओरिजिनली फॉर्मूला था C1 C2 RT डिवाइड बाय C1 प्लस C2। यहाँ पे t इक्वल्स टू जो हमने t का फॉर्मूला फाइंड किया था वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, C1 C2 R अंडर रूट, ठीक है, 2C3 C1 प्लस C2 डिवाइड बाय C1 C2 R, ठीक है, और डिवाइड बाय हम C1 प्लस C2 करना मत भूलिएगा। तो अब क्या करेंगे, सेम टू सेम अंडर रूट के अंदर ये सारी वैल्यूज लाएंगे, तो अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू ले जाएं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पूरा अंडर रूट C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर R स्क्वायर 2C3 C1 प्लस C2, ये बनेगा डिवाइड बाय नीचे C1 प्लस C2 को भी हम अंडर रूट में ले रहे हैं तो उसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो बनेगा C1 प्लस C2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ C1 C2 R। अब जितना भी कट हो सकता है उस वाली वैल्यू कट करेंगे, तो भाई R स्क्वायर कट होगा, यहाँ पे R बचेगा, C1 C2 भी कट होंगे यहाँ पे, तो ऊपर C1 C2 ही बचेंगे सिर्फ, ठीक है, नीचे और कोई, हाँ यहाँ पे कट हो सकता है, यहाँ पे C1 प्लस C2 ही बचेगा, फिर सिंगल वैल्यू। तो फाइनल हमारा यहाँ पे बचता है अंडर रूट, क्या वैल्यू बचती है हमारी, सीक्वेंस में डालता हूँ, 2 R C1 C2 C3 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ठीक है, ये हमारा मिनिमम वैल्यू या फिर आप बोले तो मिनिमम कॉस्ट का यहाँ पे ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने पूरा का पूरा इन्वेंटरी मॉडल के जितने भी सम हो सकते थे, जितने भी इक्वेशंस बन सकते थे, वो सारे के सारे इक्वेशन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए, ठीक है। वैसे आपका जो Q का फॉर्मूला है उसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। Z का जो इक्वेशन आया था उसको इक्वेशन नंबर 9, फिर Q का ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ Q, मतलब कि हमारा EOQ जो हमें मिला था उसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 10, और ये होगा हमारा लास्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 11। तो टोटल 11 इक्वेशंस आपके बनेंगे मॉडल नंबर 2 के अंदर, ठीक है। इन्वेंटरी मॉडल का सबसे बड़ा मॉडल भी आप मान सकते हो इसको, मॉडल नंबर 2, और याद रहे इसका एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के अंदर आता ही है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप करोगे और 3 से 4 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी से आपको याद रह जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मॉडल नंबर 2 भी कंप्लीट होता है।